हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सरस्वती विद लर्न यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत में संवैधानिक विकास की प्रक्रिया। और ये टॉपिक जिस भी एग्जाम्स में पॉलिटी लगती है उसमें ये टॉपिक दिया होता है और इम्पोर्टेंट है। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। और ये हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक से, तो इम्पोर्टेंट है। भारत में आज़ादी के पश्चात संवैधानिक लोकतंत्र की स्थापना हुई। मध्यकालीन राजतंत्रीय व्यवस्था से ही संवैधानिक लोकतंत्र के विकास की यात्रा वो विभिन्न चरणों में संपन्न हुई थी। इन चरणों में महत्वपूर्ण घटक ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन था। तो हम देखते हैं कि भारत में संवैधानिक विकास की प्रक्रिया है वो फर्स्ट पर ईस्ट इंडिया कंपनी से स्टार्ट हुई थी। इसमें है कि ब्रिटिश क्राउन ने सन 1600 ईस्वी में एक चार्टर यानी कि राजपत्र जारी कर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1600 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और एक राजपत्र जारी कर इसकी स्थापना की गई है। इस कंपनी का नाम है वो द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेंडिंग इनटू ईस्ट इंडियाज रखा गया था। ये इंपॉर्टेंट है फैक्ट। ठीक है, ये ये नाम आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये कंपनी का नाम क्या था? तो इसका नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेंडिंग इनटू ईस्ट इंडीज रखा गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम 1912 ईस्वी में सूरत में अपना कार्यालय स्थापित किया था। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने सर्वप्रथम कहाँ पर अपना कार्यालय स्थापित किया था? तो ये सूरत में किया था। और कब किया था? तो 1612 ईस्वी में किया था। शुरुआत में यह कंपनी एक व्यापारिक संस्था थी। प्रारंभ में चार्टर के अनुसार कंपनी को कुछ सीमित विधायी और न्यायिक अधिकार भी प्राप्त थे, परंतु धीरे धीरे अब उसने अपनी कार्यशैली बदल ली और सन 1765 के आते आते एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरी, जो भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार का साधन बन गई थी। ठीक है, तो ये कंपनी आई थी, ये इसकी स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। और इस कंपनी का नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेंडिंग इनटू ईस्ट इंडिया था। ठीक है, स्टार्ट में ये कंपनी आई थी तब ये व्यापारिक संस्था थी, लेकिन इससे धीरे धीरे आते आते इस पर क्या था, एक क्षेत्रीय शक्ति बन के क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभर गई थी। ठीक है, इसने अपना प्रभाव स्थापित करना स्टार्ट कर दिया गया था। अब हम आगे देखते हैं इसे। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार का साधन बन गई थी और ब्रिटिश शासन काल दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ये ब्रिटिश शासन है वो दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट भाग पर है कि सन 1857 ईस्वी तक का कंपनी का शासन। ठीक है, और सेकंड स्थान पर है कि इसमें 1858 से 1947 ईस्वी तक ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष शासन। अब देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई की थी। ठीक है, तो ये प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? ये 1757 में हुई थी। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। सन 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि से अपने प्रभाव में वृद्धि कर ली थी। तो ये तीन इफेक्ट है, आपको ध्यान में रखना है। इससे क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? तो ये 1757 में थी। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1764 में हुआ था। और इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो ये 1765 में हुई थी। इलाहाबाद की संधि से बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करने के पश्चात लॉर्ड क्लाइव के द्वैध शासन ने बंगाल में अराजकता की स्थिति पैदा कर दी थी। कंपनी का संचालन है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किया करते थे। ठीक है, तो कंपनी का संचालन कौन करते थे? तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स करते थे, जो कोर्ट ऑफ प्रो राइटर्स द्वारा चुनी जाते थे। ठीक है, तो कंपनी का वो संचालन है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स करते थे। और जो ये पद है यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, ये प्रो राइटर्स द्वारा चुने जाते थे और ये प्रो राइटर्स कंपनी के हिस्सेदार होते थे। भारत में कंपनी के प्रभाव में वृद्धि के फलस्वरूप कंपनी के कर्मचारियों द्वारा अत्यधिक मुनाफा कमाने व कंपनी के आर्थिक संकट में उलझाने के कारण इस पर ब्रिटिश संसद व सरकार के अधिक प्रभावी नियंत्रण की मांग उठने लगी थी। इस हेतु ब्रिटिश संसद द्वारा सन 1773 में एक एक्ट आया था, उसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट था। 1773 में कौन सा एक्ट आया था? तो इसे ये रेगुलेटिंग एक्ट आया था। ब्रिटिश संसद के इस संवैधानिक दखल ने भारत में संवैधानिक इतिहास की एक लंबी प्रक्रिया प्रारंभ की थी, जिसको निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत वर्णित किया जा सकता है। अब हम देखते हैं सन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि एनसीईआरटी का मतलब एनसीईआरटी से कोई भी टॉपिक पढ़ने का यही मतलब होता है कि वो टॉपिक एनसीईआरटी बुक में जीरो से स्टार्ट करके दिया होता है। यानी कि हमें पता चल जाता है कि वो जो भी वो स्टोरी है या कहानी है वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी, जो भी घटना है वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी और कहाँ खत्म हुई थी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। भारत में संवैधानिक विकास का एक अधिनियम है, एक महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित और विनियमित करने का यह पहला प्रयास था। ठीक है, तो ये फैक्ट है इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित और विनियमित करने का पहला प्रयास कौन सा था? तो ये 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट था। इस एक्ट से कंपनी के कार्यों व अधिकारों में निम्नलिखित मुख्य परिवर्तन हुए थे। कौन कौन से परिवर्तन हुए थे वो देखते हैं हम। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इस एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर है वो गवर्नर जनरल बनाया गया था। यानी कि बंगाल का गवर्नर था वो पहले इसे हम गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। और इस प्रकार बंगाल के तत्कालीन गवर्नर कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स थे। और इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं कि गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्यों का प्रावधान रखा गया था।
थर्ड पॉइंट देखते हैं कि इस एक्ट ने ब्रिटिश भारत में केंद्रीय सरकार की नींव रखी थी। तो कौन से एक्ट ने रखी थी? तो 1773 के एक्ट ने भारत में केंद्रीय सरकार की नींव रखी थी। कलकत्ता प्रेसिडेंसी को पदोन्नत किया गया और उससे अधीनस्थ प्रेसिडेंसियों की विदेश नीति, युद्ध एवं शांति के मामलों पर नियंत्रण प्रदान किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हुई थी। तो ये कब स्टार्ट हुई थी? ये नियंत्रण की शुरुआत है तो ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में इसकी शुरुआत हुई थी। भारत में सर्वप्रथम कंपनी के प्रशासन एवं कर्मचारियों पर न्यायिक नियंत्रण हेतु सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। अतः स्पष्ट है कि रेगुलेटिंग एक्ट से ब्रिटिश संसद व सरकार का ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण बढ़ गया था। यह एक्ट अब गुरुमुख निहाल सिंह यानी कि लैंडमार्क्स एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल डेवलपमेंट के अनुसार महान संवैधानिक महत्व का था, क्योंकि इसने निश्चित रूप से अपनी कंपनी के राजनीतिक कार्यों को स्वीकार किया गया और पहली बार संसद को ये अधिकार दिया गया कि वे जैसी चाहे वैसी सरकार स्थापित करने का आदेश भारत में दे। इसने भारत में सरकार का स्वरूप बदल दिया था। ठीक है, गुरुमुख निहाल सिंह के अनुसार ये 1773 रेगुलेटिंग एक्ट था, ये महान संवैधानिक महत्व का एक्ट था। अब यहाँ देखते हैं कि लॉर्ड नॉर्थ के अनुसार यह एक्ट है वो इस एक्ट का प्रत्येक अनुच्छेद इस प्रकार बनाया गया था कि वह कंपनी के मामलों को ठोस, सुस्पष्ट एवं निर्णायक स्वरूप प्रदान कर सके थे। अब हम देखते हैं 1781 का संशोधन अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की विसंगतिपूर्ण अधिकारिता को स्पष्टतापूर्वक निर्धारित किया गया और सुप्रीम कोर्ट एवं सर्वोच्च परिषद के बीच विवाद एवं टकराव को कम करने के लिए अधिनियम लाया गया था। कौन सा लाया गया था? 1781 का संशोधन अधिनियम। इसके फैक्ट दिए गए वो देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता को सीमित करते हुए यह रोक लगा दी गई कि वह कंपनी के कर्मचारियों के प्रशासनिक निर्णयों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकता है और साथ ही सेकंड पॉइंट हमारा है कि साथ ही राजस्व वसूली से संबंधित व्यक्तियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई नहीं कर सकता है। इस प्रकार बंगाल की सर्वोच्च परिषद की सर्वोच्चता को स्थापित किया गया था। थर्ड इफेक्ट में देखते हैं कि कानून बनाने तथा उसका क्रियान्वयन करते समय सुप्रीम कोर्ट को भारतीयों के सामाजिक तथा धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का भी निर्देश दिया गया था। कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था और इस अधिनियम कौन से अधिनियम यानी कि 1781 का संशोधन अधिनियम को एक्ट ऑफ सेटलमेंट अथवा बंदोबस्त अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ये इफेक्ट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1781 का संशोधन अधिनियम है, इसे हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट अथवा बंदोबस्त अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। अब हम देखते हैं सन 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए कौन सा एक्ट लाया गया था? तो ये सन 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था। इस अधिनियम से कंपनी के निदेशक मंडल के राजनीतिक कार्यों से संबंधित अधिकार कम कर दिए गए थे और राजनीतिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में की गई थी और इसका अध्यक्ष है वो ब्रिटिश संसद का सदस्य होता था। इस अधिनियम के पारित होने से निम्न परिवर्तन किए गए थे। कौन कौन से वो हम देखते हैं। फर्स्ट नंबर पर है कि कंपनी की सरकार पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण बढ़ गया था और गवर्नर जनरल की परिषद में 4 के स्थान पर 3 सदस्य कर दिए गए थे। भारत में कंपनी के अधिकृत प्रदेशों को पहली बार ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश का नाम दिया गया था। फोर्थ नंबर फैक्ट देखते हैं। इसमें बंबई तथा मद्रास में गवर्नरों की सहायता के लिए 3 सदस्य काउंसिल बनाई गई थी। सर कार्टनी इल्बर्ट के अनुसार, इसे हम दोबारा देखते हैं कि सर कार्टनी एल्बर्ट के अनुसार इस अधिनियम द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जिसका मुख्य कार्य डायरेक्टर्स को नियंत्रित करना था। इस प्रकार शासन की दोहरी प्रणाली एक कंपनी द्वारा और दूसरी संसदीय बोर्ड द्वारा स्थापित की गई थी। निरीक्षण एवं प्रतिनिरीक्षण की यह व्यवस्था सन 1858 तक चलती रही थी। अब हम देखते हैं सन 1786 का संशोधन अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा अपने निर्णय लागू करने का अधिकार दिया गया था। गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्तियां भी मिल गई थी। आपको इस अधिनियम में इतना याद रखना है कि सन 1786 का संशोधन अधिनियम था। इसमें परिषद के निर्णय को रद्द करने और निर्णय लेने यानी लागू करने का अधिकार दिया गया था। अब हम देखते हैं सन 1793 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या है कि कंपनी के कार्यों एवं संगठन में सुधार के लिए है चार्टर पारित किया गया था। किस लिए किया गया था? कार्यों और संगठन में सुधार के लिए चार्टर है वो पारित किया गया था। इस चार्टर की प्रमुख विशेषता यह थी, 1793 चार्टर एक्ट की निम्न विशेषताएं थी कि इसमें पूर्व के अधिनियमों के सभी महत्वपूर्ण प्रावधानों को शामिल किया गया था। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थी। हम विशेषताएं देखते हैं। फर्स्ट नंबर पर है कि कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। तो किस में बढ़ा दिया गया था? ये 1793 का चार्टर एक्ट में। सेकंड पॉइंट देखते हैं, विगत शासकों के, इसे हम दोबारा देखते हैं। विगत शासकों के व्यक्तिगत नियमों के स्थान पर ब्रिटिश भारत में लिखित विधि विधानों द्वारा प्रशासन की आधारशिला रखी गई थी। इन लिखित विधियों एवं नियमों की व्याख्या न्यायालय द्वारा किया जाना निर्धारित किया गया था। यानी कि ये विधि और नियम है, ये
न्यायालय द्वारा निर्धारित किए गए थे। गवर्नर जनरल एवं गवर्नरों की परिषद की सदस्यता की योग्यता के लिए सदस्य को कम से कम 12 वर्षों तक भारत में रहने के अनुभव को आवश्यक कर दिया गया था। यानी कि योग्यता है वो निर्धारित की गई थी इसमें कि 12 वर्षों तक भारत में रहना चाहिए, यानी मूल निवासी होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट देखते हैं कि नियंत्रण मंडल के सदस्यों का वेतन है अब भारतीय कोष से दिया जाना तय हुआ था। अब हम देखते हैं सन 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। लंबे समय तक चले नेपोलियन युद्ध और महाद्वीपीय प्रणाली के क्रियान्वयन के कारण ब्रिटिश व्यापार में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई थी। दूसरी ओर ब्रिटिश व्यापारी और उद्योगपति पूर्वी देशों के व्यापार को सभी निजी व्यापारियों के लिए खोलने की मांग कर रहे थे। अतः उनकी मांगों को पूरा करने के लिए चार्टर अधिनियम पारित किया गया था। इसे सन 1813 ईस्वी का ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक है, 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट को हम 1813 का ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम भी कहा जाता है। इसके मुख्य प्रावधान निम्न प्रकार थे। ये प्रावधान हम देखते हैं। फर्स्ट नंबर पर है कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। ये फैक्ट ये इंपॉर्टेंट है कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। तो कौन सा एक्ट था? ये 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट था। भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिए गए थे। केवल चाय और चीन के साथ व्यापार के भारत के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार रखा था। यानी कि भारत में जो भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिए गए थे और इसमें केवल चाय और चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार कर रखा था। भारत के व्यापार पर ईसाई मशीनरियों को भारत में जाकर ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति भी दी गई थी और शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान है वो रखा गया था। ये एक एक्ट है, इंपॉर्टेंट है। इसे हम दोबारा देखते हैं कि सन 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट था। इसमें निम्न प्रावधान किए गए थे। एक नंबर पर था कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार उसे समाप्त कर दिया गया था और केवल चाय और चीन के साथ भारत के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार रखा गया था। सेकंड नंबर पर है कि ईसाई मिशनरियों को भारत में जाकर ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति दी गई थी और थर्ड पर है कि शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था। आगे का पार्ट हम अगली क्लास में करेंगे। तो ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।